हिंदी हमारी ज़ुबां है, पर वो भी क्या ज़ुबां होगी जिसमें तमिल की सी मिठास ना हो या उर्दू की सी तहज़ीब ना हो। गुलज़ार साहब की इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ स्वागत है आप सबका एंड एक्शन के एक नए एपिसोड में। कैलेंडर में आज की तारीख 25 जून 2025 है। मेरा नाम चैतन्य श्रीवास्तव है और आज का मेरा टॉपिक है भारत में विविध भाषाओं और उनके बीच में चल रहे मतभेद के ऊपर। द कॉन्स्पिरेसी एंड द कॉन्फ्लिक्ट दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन वेरियस लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। शुरुआत करेंगे इस टॉपिक की, थोड़ा गहरा टॉपिक है। 1950 से इसकी हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो 1950 में जब भारतीय संविधान पूरी तरह से निर्माण कर दिया गया था तो उसमें एक क्लॉज था। वो क्लॉज ये था कि 1965 तक यानी 15 साल तक इंग्लिश और हिंदी दोनों को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया और ये दर्जा ऐसा था कि 15 साल बाद इंग्लिश को धीरे धीरे सिस्टमैटिकली हटा दिया जाएगा और हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक भाषा बन जाएगी। लेकिन इस बात को स्पेसिफिकली सदर्न स्टेट्स और जनरल में जितने भी बाकी नॉट हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उन लोगों ने इसे एक चैलेंज के तौर पर देखा और एज अ हिंदी इम्पोजिशन के तौर पर इस चीज़ को देखा गया। तो इससे ये हुआ कि 1965 के बावजूद इंग्लिश नहीं हटी और एक रिवोल्ट सा सदर्न स्टेट्स में चल गया, जिसके साथ ही द्रविड़ मूवमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से स्पेसिफिकली तमिलनाडु में शुरू हुआ। तमिलनाडु की खुद की संस्कृति में जो भाषाएं हैं वो तमिल सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है भारत की और शायद दुनिया की भी जो अभी लिविंग है। तो इस वजह से इस भाषा की पहचान और इस भाषा को मानने वालों की जो संस्कृति है, जो उनका कल्चर है वो अभी भी जिंदा है। तो इसीलिए लोग अपनी इस भाषा के प्रति प्रेम को छोड़ने के लिए असहज हैं और वो लोग नहीं चाहते कि इसको लिमिट किया जाए, इसको डिस्ट्रॉय किया जाए किसी और भाषा द्वारा। वेयर एज हिंदी स्पीकिंग 44% जो कि जनसंख्या है भारत की वो हिंदी लैंग्वेज को समझती है, बोलती है। तो उनका ये मानना है कि किसी तरीके से हिंदी को एज अ यूनिफाइड लैंग्वेज के तौर पर रख दिया जाए। ये काफ़ी स्पेसिफिकली 2019 में हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि हिंदी को एकता की भाषा के तौर पर पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में डालना चाहिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि आप एक यूनिफाइड कंट्री में डाइवर्सिफाइड कल्चर्स के साथ रह रहे हैं, तो इस वजह से आप एक स्पेसिफिक भाषा को इस किस्म का दर्जा देने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ना सिर्फ कल्चर पर हिस्टोरिकल पर्पस से भी और भी वजहों से इसकी वैल्यू की जाती है। अब मैं बात करूँगा क्या चैलेंजेस को काउंटर करने के मेजर्स हैं, जो कि मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो मैं बहुत लंबी नहीं रखूँगा, मैं इसलिए नहीं रखूँगा क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हम सब जानते हैं। अभी हम सब ने देखा मराठी स्पीकिंग जो एरियाज़ हैं, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र हो गया, या अगर आपकी बात की जाए सदर्न स्टेट्स में, तो लैंग्वेज को लेकर जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके साथ किस किस्म का बर्ताव किया गया है, या फिर सिमिलरली हिंदी बेल्ट में जो साउथ इंडियन लोग हैं या मराठी हैं या जो किसी और भाषा में बोलने वाले लोग हैं तो उनके साथ किस किस्म का बर्ताव होता है। तो क्या क्या है इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं मेरे पास जो मुझे लगता है कि हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्टली तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी अभी 2020 में जो आई है उसमें क्लास 5th तक के लिए वैलिड किया गया है कि आप 5th तक की आपकी पढ़ाई जो है वो आपकी मदर लैंग्वेज में होगी, मदर टंग में होगी।
तो ये चीज़ को हमें प्रोत्साहित तो करना ही चाहिए, इसके साथ साथ हमें एक बेनिफिट देना चाहिए उन स्टूडेंट्स को जो अपनी मदर टंग के साथ साथ और इंग्लिश के अलावा कोई और ऐसी भाषा है जिसको इंडिया में बोला जाता है और उसको शायद कहीं और किसी और स्टेट में किसी और कस्बे में बोला जाता हो, तो उसके लिए लोग प्रेरित हों और चाहेंगे कि मैं इस किस्म की भाषा को बोलूं। अभी आप आर माधवन के बारे में देखिए कि वो शायद तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, बट उनकी जो परवरिश है वो पटना में जब मेरे ख्याल से पटना में ही हुई है, और उनकी भोजपुरी भी उतनी ही अच्छी है जितनी उनकी तमिल है। फिर उसके अलावा उनकी हिंदी और इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी है, तो इससे उनको एक पैन इंडियन आइडेंटिटी जो मिली है, मतलब मुझे बहुत टाइम तक ये पता भी नहीं था कि वो एक साउथ इंडियन एक्टर है, और ऐसे ही शायद कई एक्टर्स के साथ भी होता है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हमें जैसे हमारी फिल्म्स ने ये बैरियर तोड़ा है कि वो बॉलीवुड की ना हो के या टॉलीवुड की ना हो के वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पार्ट है, उसी तरीके से हमारी लैंग्वेजेस को भी एक एज अ बुके की तरह इंडिया के कल्चर को और इंडिया की लैंग्वेज सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए, इंडिया के कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, रादर दैन एक स्पेसिफिक स्टेट को या एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को प्रमोट करना चाहिए। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो जहाँ तक बात रही मुंबई की और बैंगलोर की या ऐसे स्टेट्स की जहाँ पर रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है इधर नॉर्थ इंडियंस का, इस इन कॉन्टेक्स्ट में नॉर्थ इंडियंस का, तो वहाँ पर मुझे एक सोल्यूशन जो लगता है जिसके बारे में हम लोग को विचार करना चाहिए कि जो HR है वहाँ के, उनको एटलीस्ट हाफ एन आवर की हफ्ते में 2 बार या 3 बार कुछ ऐसी क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए जिससे वहाँ के जो लोग एलियन है वहाँ के लिए, जो लोग वहाँ के नहीं है, उन लोगों को इस लैंग्वेज को सीखने में आसानी हो फर्स्टली। सेकेंडली उनकी ऐसे ट्रेनिंग की जाए कि वो उन किस्म के शब्दों को और उस किस्म की बातों को कह सकें जो उनके डेली लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि कहीं से कहीं तक जाना है तो बार्गेनिंग कैसे करनी है, कुछ खरीदने जाना है तो कैसे बात करनी है, या बेसिक चीज़ें जो एक आम आदमी के जीवन में नॉर्मल उसमें होती है, ताकि इससे उस आदमी का भी डेवलपमेंट होगा, उस स्टेट का भी डेवलपमेंट होगा और उस भाषा का भी डेवलपमेंट होगा। हमें इसे एज अ कॉन्फ्लिक्ट देखने के बजाय कोऑपरेटिव मैकेनिज्म के तरीके से देखना पड़ेगा कि आप उसको सिखाओ और वो सीखेगा, कोई भी आदमी है। हाँ, वो ऐसा पंडित या विद्वान नहीं बन जाएगा कि वो कोई लेख लिख देगा उसमें या ऐसा कुछ, और ये हमें बनाना भी नहीं है किसी को भी, बट एटलीस्ट इतना हो जाए कि वो नॉर्मल लोगों से बात कर पाए, वहाँ के लोकल लोगों के कल्चर्स को समझ पाए, और जितनी अच्छी आप भाषा समझ पाएंगे उतना आप उन लोगों से इंटरेक्ट अच्छे से कर पाएंगे, उतना अच्छे से आप एक्सेप्टेड फील करेंगे उस सोसाइटी में, बिकॉज लैंग्वेज इज द फर्स्ट थिंग। इस वजह से हम नहीं मिल पाए, हमारा मेल जोल बढ़ पाया अंग्रेज़ों के साथ खासकर, क्योंकि उनकी लैंग्वेज हम पर एलियनेटेड थी, थोपी गई थी। बट वहीं अगर आप उससे पहले इंडिया में देखो तो हमारी जितनी भाषाएं हैं वो एक दूसरे का अभ्रंशित या रीमिक्स्ड फॉर्म है, सिर्फ संस्कृत और तमिल को छोड़ के। बाकी सब भाषाएं कुछ मात्रा में संस्कृत की तरफ जाती हैं जो कि नॉर्थ इंडियन भाषाएं हैं, और जो साउथ इंडियन है वो तमिल की तरफ चली जाती हैं। तो ये कुछ किस्म की भाषाओं का डिस्टिंक्शन है। तो हम लोगों को एक बूके की तरह, एक सैलेड बोल की तरह इसको करना पड़ेगा, रादर दैन हम सेग्रीगेटेड फॉर्म में सबको रखें, जिससे अल्टीमेटली तो नुकसान ही होगा। तो मेरा मानना है कि उन लोगों को जो कॉरपोरेट्स में है उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, उनके एग्ज़ाम्स टाइप का कुछ अगर महीने में एक बार या 3 महीने पे कुछ अच्छा अगर उन्होंने परफॉर्म किया तो उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए, मे बी सम अमेजॉन कूपन्स और समथिंग लाइक दैट। तो उससे बेनिफिट होगा लोगों को कि वो लोग चाहेंगे कि मैं ये लैंग्वेज सीखूं, और ये सिर्फ एक कंपनी स्पेसिफिक चीज़ नहीं रहेगी, कल को वो कंपनी छोड़ के भी जाएगा तो एटलीस्ट अगर वो बैंगलोर में कहीं दूसरी जगह पर भी है तो ये ऐसी स्किल है जो उसको पूरे बैंगलोर में या पूरे कर्नाटका में उसको हेल्प करेगी, विच इज़ अ गुड थिंग। और उसको अल्टीमेटली स्किल भी आ गई, एक लैंग्वेज भी आ गया, और उसको इसके लिए इंसेंटिवाइजेशन भी हो गया। तो मेरा मानना है कि ये कुछ तरीके हैं जिससे हम प्रमोट कर सकते हैं एक लैंग्वेज को दूसरी जगह। बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, कुछ अलग टॉपिक पे है ये,
अगर अच्छी लगे तो ऐसी वीडियोस मैं और बनाना चाहूँगा। और आप लोग भी कमेंट पे बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं और कौन सी भाषा है आपकी मातृभाषा है, और उसके अलावा कौन कौन सी भाषाएं आप बोल सकते हैं। मैं भी 3-4 भाषाएं बोल सकता हूँ, जिसमें से हिंदी है, इंग्लिश है, उसके अलावा संस्कृत भी मैं कुछ हद तक बोल सकता हूँ, और मराठी भी मैंने सीखी है। तो ऐसी 3-4 भाषाएं हैं। मुझे लगता है कि लोगों को भी धीरे धीरे भाषाओं को सीखना चाहिए, और लोगों के इससे आपका लिटरेचर भी ओपन होता है, इससे आपके माइंड का एक जो जो एक लिमिटेड आइडेंटिटी है आपकी, वो भी इंक्रीज होती है। आप जब लिटरेचर पढ़ते हो दूसरी जगह की, तो आप उसकी फिलॉसफी भी समझते हो, आप उसकी बेसिक कल्चरल एस्पेक्ट को भी समझते हो, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी समझते हो, उनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये सब चीज़ें भी आपको आइडिया लगता है, आप समझ पाते हो एक नई जगह को। तो बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं अगर आपको एक लैंग्वेज अच्छे से आती है। तो मुझे लगता है इस चीज़ के ऊपर बात और होनी चाहिए। और आप लोग भी बताइएगा कैसा लगा आपको ये। ओके, बाय बाय।